अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो है वो हमने चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट करना है, जो कि सेट्स, फंक्शंस और ग्रुप्स के बारे में है। ठीक है, सेट्स और फंक्शंस के बारे में आप पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। जैसे आपने सेट्स के बारे में 6th, 7th, 8th और 10th में भी पढ़ा होगा, और फंक्शंस के बारे में आपने ख़ास तौर पे 10th में पढ़ा हुआ है। लेकिन ग्रुप्स जो है यहाँ पर एक न्यू चीज़ है इस चैप्टर में, जिसको हम तकरीबन 2.8 में पढ़ेंगे। उससे पहले इस चीज़ का जिक्र नहीं है। लेकिन बहरहाल इस चैप्टर में पहले जो है वो सेट्स का जिक्र है, तो हम सेट्स को पहले जो है वो डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, सेट की अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूँ उससे पहले जो है वो मैं आपको इसका जनरल सा व्यू दे देता हूँ, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो बेटा सेट जो है ये कलेक्शन होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट थिंग्स का कलेक्शन है। कलेक्शन मीन मजमुआ है, यानी कि काफ़ी सारी अगर चीज़ें हो तो हम उनको कहते हैं कलेक्शन। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर 4 मार्कर्स हैं। ठीक है, तो अब ये 4 मार्कर्स हैं, तो ये मार्कर्स का जो है वो एक सेट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ मार्कर्स है। इसी तरह अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके बैग में जो है वो आपको काफ़ी सारी बुक्स मिलती हैं। इंग्लिश की होती है, उर्दू की होती है, इस्लामियात की होती है, मैथ्स की होती है, पाक स्टडी की होती है ना। ये जो अगर आप इन सब बुक्स को इकट्ठा कर लो तो ये कलेक्शन है, और ये कलेक्शन ऑफ बुक्स है। ठीक है, और इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये एक सेट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स का नाम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैथ के लिहाज से इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है। ठीक है, सेट A set is generally described as a well-defined collection of distinct objects. ठीक है, सेट जो है वो क्या चीज़ है? एक well-defined collection है distinct objects का। ठीक है, मैंने यहाँ पर बेटा 2 वर्ड्स को जो है वो अंडरलाइन किया है। नंबर 1 well-defined और नंबर 2 distinct। ठीक है, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आपने समझना है। ठीक है, अच्छा, वेल डिफाइंड की अगर मैं बात करूं बेटा, उर्दू में हम इससे कहते हैं वाजिया, और डिस्टिंक्ट की अगर हम बात करें तो ये होता है मुख्तलिफ। ठीक है, वाजिया यानी कि कौन से चीज़ें ऐसी हैं जो वेल डिफाइंड हैं, ऐसी चीज़ें जिनकी कोई ना कोई डेफिनेशन है। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कहता हूँ चेयर। ठीक है, तो अगर आपके घर में जो है वो 4-5 चेयर्स हैं तो वो बेसिकली एक जो है वो आपके पास सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि चेयर जो है वो एक वेल डिफाइंड चीज़ है, आप उसको देख सकते हैं चेयर को। ठीक है, और आप जो है वो उसको उसकी यानी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। कोई भी बंदा आके चेयर को ये नहीं कहेगा कि भाई ये तो चेयर नहीं है, ये असल में एक कार है। ठीक है, यानी इसकी कोई ना कोई डेफिनेशन है, ये हर बंदे के लिए चेयर ही कहलाएगी। ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कि ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐसी चीज़ की मिसाल देता हूँ जो कि वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल बेटा, आपकी एक क्लास है, उस क्लास में आपके पास हैं 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं कि बेटा आपने जो है ना वो ज़हीन स्टूडेंट्स का जो है एक सेट बनाना है। ठीक है, जीनियस स्टूडेंट्स का। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं ये टास्क 3 स्टूडेंट्स को देता हूँ। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। ठीक है, अब ए के लिहाज से फ़र्ज़ कर लें जीनियस स्टूडेंट्स जो हैं वो बच्चे हैं जिनके टेस्टों में यानी कि फुल मार्क्स आते हैं। ठीक है, अब ये जो बच्चा सेट बनाएगा उसमें ये रख लेगा, फ़र्ज़ करें अली को रख लेगा, असलम को रख लेगा और अकरम को रख लेगा। ठीक है, यानी कि ये 3 बच्चों का एक जो है वो आपके पास सेट बना देगा। अच्छा, अब जो बी बच्चा है उसके मुताबिक जीनियस स्टूडेंट वो होता है जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, यानी कि मार्क्स चाहे उसके आए ना आए लेकिन उसको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट पता हो। तो बी बच्चे के मुताबिक जो है वो जीनियस स्टूडेंट्स में हो सकता है ये इन तीनों में से कोई भी ना हो, या हो सकता है कि वो कहे जी अकरम जो है वो एक जीनियस बच्चा है, और फ़र्ज़ करें वो और भी इसी तरह के कोई नाम रख देता है। फ़र्ज़ करें जुहेब का वो नाम ले लेता है, उस्मान का नाम ले लेता है। ठीक है, ज़रूरी भी नहीं है कि उसके मुताबिक 3 बच्चे जीनियस हों, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो साथ में जो है वो वकास को भी रख देता है।
ठीक है। तो अब ये उसके मुताबिक जो है ये सब के सब जीनियस स्टूडेंट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सी की, ठीक है। फर्ज करें कि सी जो है वो उसके मुताबिक जो जीनियस स्टूडेंट होंगे वो कोई और होंगे, ठीक है। वो समझता है कि भाई जो बंदा जल्दी याद कर लेता है ना चीज़ों को, वो बच्चा जो है ना वो जीनियस है, ठीक है। अब उसके मुताबिक जो जीनियस बच्चे होंगे वो कुछ और होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो रख लेते हैं जी इमरान, ठीक है। इमरान इसके मुताबिक जो है वो एक जीनियस बच्चा है, और वो नाम रख लेता है जी जीशान को, ठीक है। अब इसके मुताबिक ये दो बच्चे जीनियस हैं। अब आप देखें कि मैंने एक ही टास्क दिया तो 3 बच्चों को, और तीनों बच्चों ने जो सेट बनाया है जीनियस स्टूडेंट्स का वो हर किसी के लिए डिफरेंट है। इसने अली, असलम और अकरम को चूज़ किया, इसने अकरम, जुहेब और उस्मान, वकास को चूज़ किया, और इसने इमरान और जीशान को चूज़ किया। तो अब जो जीनियस स्टूडेंट है वो ऐसी चीज़ है जो कि वेल डिफाइंड नहीं है, जिसकी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। हर बच्चे के लिहाज से जीनियस स्टूडेंट जो है वो वेरी करता है। तो इसलिए ये जो हमने कलेक्शन बनाया है, ये कलेक्शन तो है लेकिन ये सेट नहीं है, ठीक है। क्योंकि सेट होने के लिए कंडीशन ये है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से वेल डिफाइंड का कॉन्सेप्ट आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं तो मैं क्विक सी आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक गली मोहल्ले में या किसी भी कॉलोनी में रहते हैं। अब उस कॉलोनी में आपके पास टोटल जो है वो 10 घर हैं, ठीक है। और मैं अगर आपसे कहता हूँ कि भाई आप अमीर लोगों का जो है ना वो एक सेट बनाएं, ठीक है। तो अगर आपकी गली के मैं 4 बच्चों को ये काम देता हूँ तो 4 बच्चों जो कलेक्शन बनाएंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लें वो 4 बच्चे ए, बी, सी और डी हैं। अब ए के मुताबिक फ़र्ज़ करें कि वो बंदा अमीर होगा जिसके पास जो है ना वो बाइक है, उसके लिए वो भी अमीर है, ठीक है। तो अब फ़र्ज़ करें उसने जो है ना वो इधर असलम साहब को जो है वो रख दिया कि ये एक अमीर बंदा है, और साथ ही उसने अकरम को भी रख लिया, ठीक है। अच्छा, अब बी जो है बच्चा वो कहता है जी नहीं यार, अमीर बंदा वो होता है जिसके पास जो है वो कोई अच्छी सी गाड़ी हो, करोला हो या कोई भी हो, है ना। अब वो अपने सेट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ लोगों को रखेगा, जैसे उसने जो है वो रख लिया वकास को और जुहेब को, है ना। इसके मुताबिक ये 2 बंदे जो हैं वो फ़र्ज़ कर लें अमीर हैं। अच्छा, अब सी जो है वो कहता है यार गाड़ी तो सबके पास होती है, असल में तो अमीर बंदा वो होता है जिसके पास गाड़ी भी हो और साथ में जो है ना वो कम से कम 2-4 कनाल का बंगला भी होना चाहिए, है। तो सी जो है वो सेट बनाता है जिसमें फ़र्ज़ कर लें वो रख लेता है जी उस्मान को, ठीक है, और जीशान को, ठीक है। अब इसके मुताबिक ये 2 बंदे यानी कि अमीर हैं। और डी की चले मैं बात नहीं करता, थोड़ी सी जो है ना बात लंबी हो रही है। बहरहाल तो अब आप देखें कि इन 3 बच्चों के लिए इन्होंने जो कलेक्शंस बनाए हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। इन तीनों के लिए अमीर अमीर लोग जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो अब ये सब के सब कलेक्शंस तो हैं लेकिन ये कलेक्शन जो है वो सेट आपके पास नहीं कहलाएगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि वेल डिफाइंड क्या होता है। अब है जी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ, ठीक है। अब सेट में जो है ना वो कोई चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने फ़र्ज़ कर लें पीछे मैंने बात की थी, ठीक है, सेट की। जैसे एक बंदे ने कलेक्शन बनाया था तो उसमें फ़र्ज़ करें मैंने लिख लिया जुहेब। अब मैं दोबारा जो है ना इस जुहेब को रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो सेट में जो है ना आपके पास रिपीटिशन अलाउ नहीं होती, ठीक है। या फिर अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो मैं इधर 1 को लिख दिया, 2 को लिख दिया, 3 लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखें कि ये जो है मैंने 2 को यहाँ पर 2 दफ़ा लिख दिया, रिपीटिशन कर दी है। लेकिन सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। तो मैं 2 को 2 दफ़ा नहीं लिख सकता। हाँ, अब अगर मैं इस सेट को यूँ लिखता हूँ तो अब ये सेट है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी इस सेट की डेफिनेशन में समझने वाली। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो बेटा आप सेट का वर्ड कहीं पे भी यूज़ करोगे तो आप किसी को भी अच्छे से समझा सकते हैं कि सेट जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो अ सेट इज़ जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, ठीक है। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं सेट के नाम की, ठीक है। बल्कि पहले बात कर लेते हैं हम सेट की नोटेशन की कि हम सेट को लिखते कैसे हैं। तो बेटा याद रखिएगा किसी भी सेट के लिए हम ये इस तरह 2 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं फॉर एग्जांपल मैंने इधर फ़र्ज़ कर लें लिख लिया Z,
तो जब मैं दूसरी चीज़ लिखूंगा वो होगी फर्ज करे बी, तो इनके दरमियान में हम ये इस तरह से जो है ना वो कॉमाज लगाते होते हैं, ठीक है। तो ये होती है सेट की नोटेशन, हम इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर करली ब्रैकेट्स को सेट ब्रैकेट्स भी कह देते हैं बाज़ औक़ात। तो बहरहाल मैं अब यहाँ पर प्रॉपर एक सेट लिख रहा हूँ जिसका मैंने नाम दिया है ए का, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा सेट का जो नाम होगा वो कोई ना कोई कैपिटल लेटर होगा, वो ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, वट एवर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सेट सी ले लेता हूँ। सेट सी के मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ये देखें मैंने इनको सेपरेट किया कॉमास के बिहाफ पे। अब ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 ये आपके पास सेट्स के कहलाते हैं बेटा, याद रखना मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सेट के अंदर नंबर हो, सेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने पहले भी बात की, कलेक्शन यानी चेयर्स भी ली हमने, बुक्स भी ली, मार्कर्स भी लिए, है ना। तो मैं यहाँ पर सेट ले लेता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लूँगा, ठीक है, ए बी सी डी ई, बस इतने ही काफ़ी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सेट का जो नेम होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा, और अगर सेट के अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ रहे हों तो हमेशा आपने जो है वो स्मॉल लेटर्स लेने हैं, आप इसके अंदर कैपिटल लेटर्स को नहीं ले सकते, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन है सेट्स की, ठीक है। ओके जी, तो सेट की डेफिनेशन का जो है वो आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं आगे सेट्स को लिखने की, ठीक है। तो सेट्स को लिखने के बेटा 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 जो है वो आपके पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड, नंबर 2 आपके पास है टेबुलर मेथड, और नंबर 3 जो है वो आपके पास है सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये 3 वेज हैं सेट को लिखने के, ठीक है। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या करते हैं आप, मैं यहाँ से आपकी बुक से ही आपको समझा देता हूँ। तो इधर क्या लिखा हुआ है जी, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। अगर हम किसी सेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दें, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि ये सेट को लिखने का डिस्क्रिप्टिव मेथड है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से वॉवल्स का जो आपके पास सेट होगा वो क्या होगा। अब वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब देखें ये मैंने सेट को जो है ना वो वर्ड्स में लिख दिया है, तो ये आपके पास जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, ठीक है, सेट को वर्ड्स में लिखने का। उसके बाद आपके पास है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में आप क्या करते हो, टेबुलर मेथड में आप यानी कि जो आपके पास सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको आप प्रॉपर ब्रैकेट्स लगा के और उनको राइट डाउन करके लिखते हो, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं आपकी बुक में क्या है। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स, ठीक है, कि सेट को जो है अगर हम लिस्ट कर दें यानी कि लिख दें विद इन द ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो उसकी कहलाती है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। जैसे कि मैंने इसी की एग्जांपल कोई ले लिया। अब अगर मैं इसको यूं लिख दूं ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू और ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दूं, तो अब ये जो मैंने सेट को लिखा है बेसिकली ये वही सेट ही है, लेकिन ये जो तरीका है ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है सेट को लिखने का, और ये जो तरीका है ये टेबुलर मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिख देते हैं कॉमास की सेपरेशन के साथ और उसके इर्द गिर्द जो है वो ब्रैकेट्स डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो सेट बिल्डर नोटेशन है ये आपके पास क्या चीज़ है। सेट बिल्डर नोटेशंस के अंदर जो है वो आप किसी भी सेट को लिखते हैं डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करके, ठीक है, डिफरेंट अलामात यूज़ करके। कैसे, जैसे कि अब ये आपके पास सेट है, ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले जो है वो आप इनको कोई वेरिएबल का नाम दे दोगे। जैसे आप इनको कहोगे कि ये सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स है, ठीक है, फिर आप लिखेंगे सच दैट और इनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी लिख देंगे। जैसे इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये वॉवल्स हैं, ठीक है, तो मैं इधर लिख दूंगा एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स।
तो अब ये जो है वो हमने लिख दिया है सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में, ठीक है, यूजिंग दिस सिंबल्स एंड यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेट, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, शायद इससे जो है वो आपको क्लियर ना हुई हो चीज़। जैसे मैं यहाँ पर एक सेट लेता हूँ ए और उसमें मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने की, तो बेटा ये एक ऐसे नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। अब हमने पढ़ा है सेट में डिफरेंट सेट्स होते हैं। एक हमारे पास सेट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता ही रहता है, ठीक है। तो अब देखें ये सेट भी 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो मैं लेट कर लूँगा कि इन सब को मैंने कह दिया x, ठीक है, सच दैट अब ये कौन से नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप इधर लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एंड अब मैंने यहाँ पर ये देखें डिफरेंट सिंबल्स यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ये सिंबल यूज़ किया सच दैट का, बिलोंग्स टू का सिंबल यूज़ किया, ठीक है, और फिर ये एंड का यूज़ किया, और अब मैं लिखूँगा x आर लेस देन 6, यानी कि ये नंबर्स जो हैं ये 6 से छोटे हैं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 5 के बाद कौन सा नंबर आता है 6, तो ये सब के सब 6 से छोटे हैं, तो मैंने इधर लिख दिया x इज़ लेस देन 6। तो ये वे होता है किसी भी सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने का, ठीक है। अब एक और चीज़ जो कि मैंने पहले नहीं डिस्क्राइब की लेकिन मुझे डिस्क्राइब करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल क्योंकि अभी हम सेट्स की ही बात कर रहे हैं तो मैं अभी भी आपको वो चीज़ समझा सकता हूँ, ठीक है। देखें जैसे मैंने यहाँ पर एक सेट लिखा है ए 1 2 4 5 9 10, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि किसी तरतीब से ही नंबर आ रहे हों, बगैर किसी तरतीब से भी नंबर्स जो हैं वो उसमें आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें कि यहाँ पर है 1 2 4 5, अब ये सारे सेट के एलिमेंट्स हैं। अगर मैंने किसी स्पेसिफिक को शो कराना हो एलिमेंट को कि वो उस सेट के अंदर है या नहीं है, तो हम ये एलिमेंट ये सिंबल यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि एक एलिमेंट है इस सेट का 2, तो अगर मैंने ये बताना हो किसी बच्चे को कि 2 जो है वो इस सेट के अंदर है, तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। अच्छा अब अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, जैसे 6 है वो इधर नहीं है, तो आप इधर लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। तो ये वे होता है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करवाने का कि क्या वो उस सेट के अंदर मौजूद है या नहीं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के सेट्स की। आपके पास सेट्स जो हैं वो काफ़ी किस्म के होते हैं जो आप अर्ली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो सेट होता है वो होता है n, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बेटा ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप देखें आप इस सेट के सारे एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ये हम डॉट्स लगा के इस तरह इनकी कॉन्टिन्यूटी को शो कर देते हैं कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो इसी तरह इंक्रीज होते ही जाते हैं और ये कभी ख़त्म भी नहीं होते, ठीक है। अच्छा ये जो डॉट्स हैं हम बेध्यानी में वैसे इस तरह लगा देते होते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये हम जो स्टैंडर्ड वे है उसमें हम 3 डॉट्स लगाते होते हैं, ठीक है। और इन 3 डॉट्स को बेटा हम कहते हैं इलिप्सिस, ठीक है, इलिप्सिस, और इसका मतलब होता है कंटिन्यू ऑन, यानी चलते रहना, ठीक है, चलते रहना इसका मतलब होता है इलिप्सिस का। तो बहरहाल ये मैंने सोचा एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को बता दूं कि ये आपने 3 डॉट्स ही लगाने होते हैं। अच्छा नेचुरल नंबर्स के बाद जो हैं वो आपके पास होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलते ही रहते हैं। होल नंबर्स के बाद बेटा आपके पास होता है सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन, ये चलते ही रहते हैं। उसके बाद आपके पास होते हैं जी ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर्स में आपके पास कौन कौन से नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स जो यानी 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं ना, हम यही इनको जनरली डिफाइन करते हैं। तो +-1 +-2 सॉरी +-3 एंड +-5 +-7 एंड सो ऑन, ठीक है, ये सब के सब ऑड नंबर्स हैं। और इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स आपके पास जो हैं वो होते हैं 0 एंड +-2 +-4
प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। इवन के बाद जी आपके पास दिया हुआ है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। बेटा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की हमने डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में की थी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसको दोबारा वो कह देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। हमने कहा था ऐसे नंबर्स जो p ओवर q की फॉर्म में हो, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यही वे यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, और कैसे हम लिखेंगे? हम लिखेंगे जी x सच दैट x इज इक्वल टू p ओवर q। ठीक है, वेयर p and q belongs to set of integers। ठीक है, एंड q is not equal to 0। ये आपके पास हो गया जी रैशनल नंबर्स। ठीक है, जबकि इरेशनल नंबर्स जो हैं वो कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो आप लिखेंगे x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p ओवर q, वेयर p and q belongs to integers and q is not equal to 0। ठीक है, और लास्ट में जो है वो आपके पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो किसके इक्वल होता है? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के यूनियन के। ठीक हो गया। तो ये थी जी सेट्स की डिफरेंट टाइप्स। तो ये आपकी बुक में भी दी हुई हैं, मैं इनको रेज कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो चीज़ आपके बुक में दी गई है वो है जी इक्वल सेट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इक्वल सेट्स जो हैं वो आपके पास ऐसे सेट्स होते हैं जिनके अंदर दो प्रॉपर्टीज हों। ठीक है, अब फर्ज कर लें आपके पास हैं जी दो सेट्स ए और बी। ठीक है, अब ये दोनों कब इक्वल होंगे? जब ए के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए जो हैं वो बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के। ठीक है, यानी कि दोनों जो सेट हैं दोनों के एलिमेंट्स की तादाद जो है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और एलिमेंट्स जो हैं ए और बी के वो भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी शुड बी सेम। ए और बी के जो हैं एलिमेंट्स को सेम होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, वो ये कि सेट के अंदर जो है ना वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी तरतीब से कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं कुछ और सेट्स लिखता हूँ, जैसे 2, 3, 4 और 1, है ना, और 4 और 1 और 2 और 3। बेटा याद रखिएगा ये तीनों जो है ना ये एक ही सेट है। ठीक है, नंबर्स को अगर हम आगे पीछे कर दें तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि सेट्स में जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। अच्छा, तो अगर ऐसा हो कि आपके पास ए और बी के एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर हो और ए और बी के एलिमेंट्स भी सेम हों, तो हम क्या कहेंगे कि वो दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल सेट्स हैं। जैसे ए जो है वो आपके पास हो 1, 2, 3 और बी आपके पास हो जी 2, 1, 3। तो अब आप देखें इसके भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसके भी 3 एलिमेंट्स हैं और ये तीनों सेम है। 1 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं? आपके पास ये इक्वल सेट्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास डेफिनेशन है इक्वल के बाद वो आपके पास है जी इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स। बेटा इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं कि जिनमें सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो। ठीक है, और एलिमेंट्स चाहे डिफरेंट हो उससे कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास सेट ए जो है उसमें एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी, और जो सेट बी है आपके पास उसके अंदर एलिमेंट्स हों 1, 2 और 3। अब आप देखें इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इनमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे? ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। और इक्विवेलेंट को हम कैसे शो करते होते हैं? ये इस तरह से हम कहते हैं जी ये इक्विवेलेंट के सिंबल होते हैं। ठीक है, ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट है क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स की तादाद जो है वो बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात, ये आपको था कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, इसी चीज़ को आपकी बुक ने जो है वो किस तरह से लिखा है मैं आपको बता देता हूँ, रीड कर देता हूँ। अगर आप पेज नंबर 30 के लास्ट में देखेंगे तो आपको इक्विवेलेंट सेट्स नज़र आएगा। तो वो क्या है जी? इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कैन बी पेयर्ड इन सच अ वे that each element of A is paired with one and only one element of B and vice versa। ठीक है, अच्छा क्या मतलब है? वो कहते हैं जी अगर आपके पास दो सेट्स हों A और B,
ए और बी, और हम जो है वो क्या कर सकें, इनको इनके पेयर्स बना सकें जिसमें हर एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ कोरेस्पोंड कर रहा हो, ठीक है। जैसे ए कोरेस्पोंडिंग कर रहा है 1 को, ठीक है, बी जो है वो 2 के कोरेस्पोंड है और सी जो है वो 3 के कोरेस्पोंड है। यानी हर एक, यानी दोनों सेट्स के एक एक एलिमेंट को हम इस तरह से आपस में जो है वो मिलाकर एक उनका जो है ना वो ग्रुप टाइप जो है वो बना सकें या पेयर टाइप बना सकें, तो ऐसे सेट्स को इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, ठीक है। तो बात वही है जो मैंने आपको कही, लेकिन मैंने जो है वो एक आपको सादा सा फार्मूला सा बता दिया कि आप देखें कि अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद सेम है तो वो दोनों सेट्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद जो है वो हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। नेक्स्ट चीज़ में क्या है जी, ऑर्डर ऑफ ए सेट। ऑर्डर ऑफ ए सेट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो यानी यही है कि सेट में जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी अगर हम किसी भी एलिमेंट को जो है वो आगे पीछे लिख दें तो उससे कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो दी गई हैं, दैट इज सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट एंड नल सेट, ठीक है। नल सेट या फिर इसका एक और भी नाम है दैट इज एम्प्टी सेट। तो अब ये थोड़ी सी अजीब चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि हमने पीछे तो डेफिनेशन की थी कि भाई सेट जो है वो चीज़ होती है जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स होती है ना, यानी कलेक्शन मीन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब सिंगलटन सेट तो वो है जिसमें एक ही एलिमेंट हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप सेट्स के डिफरेंट ऑपरेशंस कर रहे थे मैथमेटिशियन, तो वहाँ पर जो है वो आंसर में आपके पास ऐसी चीज़ें आ रही थी कि जिनमें एक एलिमेंट होता था या कोई भी एलिमेंट नहीं होता था। तो फिर इस चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सिंगलटन सेट और नल सेट को जो है वो डिस्क्राइब किया गया कि भाई मैथ्स में ऐसा भी सेट हो सकता है जिसका एक एलिमेंट हो, या ऐसा भी सेट हो सकता है जिसका कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो सिंगलटन सेट जो है वो आपके पास बेटा याद रखिएगा एक ऐसा सेट होता है जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। अब वो कोई भी हो सकता है, 1 B A C D कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा वो सिंगलटन सेट होता है। और नल सेट जो है वो आपके पास ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं इसकी नोटेशन की। बेटा एम्प्टी सेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 ब्रैकेट्स लगा के। अब देखें इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो इसलिए ये एक एम्प्टी सेट है। या फिर एक और भी इसकी नोटेशन होती है जो कि एक ग्रीक सिंबल है, दैट इज़ कि हम एक सर्कल लगा के और उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। बेटा इसको हम कहते हैं फाई, ठीक है, PHI यानी इसकी स्पेल है, ठीक है। ओके, अब नल सेट की एग्जांपल की बात कर लेते हैं। बेटा मैं आपको कहता हूँ कि ए जो है वो एक आप ऐसा सेट लिखें, यानी ऐसे लोगों का सेट बनाएं जिनकी 4 टांगें हों, ठीक है। अब ये बड़ी अजीब सी आपको बात लग रही है, लेकिन आप देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा कोई इंसान है जिसकी 4 टांगें हों? तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। तो इसका मतलब ए जो है वो आपके पास एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ पीपल हैविंग 4 लेग्स। अब ये जो है ये आपके पास एक ऐसा सेट है जो कि एम्प्टी सेट है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक इंसान हो और उसकी 4 टांगें हो, ठीक है। अच्छा, एक और मिसाल जो है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस बॉक्स के अंदर जो है ना वो सारी की सारी बॉल्स हैं, और वो कौन सी बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं, ठीक है। तो अब रेड बॉल्स हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने जो है ना वो एक सेट बनाना है, और वो कौन सी बॉल्स का, सेट ऑफ ब्लू बॉल्स, ठीक है, ब्लू बॉल्स इन गिवन बॉक्स, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि इस बॉक्स के अंदर तो सारी की सारी मैंने अज्यूम किया है कि ये सारी रेड बॉल्स हैं, तो क्या इसके अंदर कोई ब्लू बॉल होगी, ठीक है, तो वो तो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ। ओके जी, तो अब हम बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स की, ठीक है।
अगर मैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बात करूं तो बेटा याद रखिएगा, जो आपके पास फाइनाइट सेट होते हैं वो ऐसे सेट होते हैं जो महदूद हों, ठीक है, जिनके एलिमेंट्स को आप गिन सकते हैं, या फिर ऐसे एलिमेंट्स ऐसे सेट्स जो काउंटेबल हों, ठीक है, उनको हम कहते हैं फाइनाइट सेट्स। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ 1 2 3 एंड 4, ये एक फाइनाइट सेट है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं, आप गिन सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 1000, ठीक है, ये भी एक फाइनाइट सेट है क्योंकि आप इसके एलिमेंट्स को गिन सकते हैं और कहीं ना कहीं पर ये एलिमेंट सेट जो है वो ख़त्म हो रहा है, यानी इसका कोई ना कोई लास्ट एलिमेंट है। तो अगर ऐसे सेट्स हो तो बेटा इनको याद रखिएगा, हम जो है वो कहते होते हैं फाइनाइट सेट्स, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर ऐसे सेट हों जो कि ख़त्म ना होते हों या जिनके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एन, वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 एंड लास्ट में हम लिखते हैं सो ऑन, और वो चलते ही रहते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि ये एलिमेंट्स चलते ही रहेंगे, ये कभी भी इनका कोई लास्ट नंबर जो है वो नहीं है और इसके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ बता सकता हूँ कि ये 4 है, इधर मैं बता सकता हूँ कि ये 1000 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इधर नहीं बता सकता कि ये कितने एलिमेंट्स हैं। तो लिहाजा ये जो आपके पास सेट होगा ये आपके पास जो है वो फाइनाइट नहीं होगा बल्कि इनफाइनाइट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट होगा। अच्छा, और कोई आप मिसाल ले लें, जैसे आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, है ना। अब ये भी आपके पास जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट्स भी ऐसे ही चलते ही जा रहे हैं, कहीं पर भी ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक वाले ने क्या डेफिनेशन यूज़ की है, ठीक है। अच्छा जी, इफ अ सेट इज इक्विवेलेंट टू द सेट दिस, अगर कोई ऐसा सेट हो जो कि इस सेट के इक्विवेलेंट हो, ठीक है, फॉर सम फिक्स्ड नेचुरल नंबर, और यहाँ पर n जो है वो आपके पास क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। देन द सेट इज सेट टू बी फाइनाइट अदरवाइज इनफाइनाइट, तो तब हम उस सेट को जो है वो फाइनाइट कहेंगे वरना इनफाइनाइट कहेंगे, ठीक है। अब देखें कि मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ सेट ए, जैसे वो क्या मैं ले लेता हूँ 1 2 3 से लेकर 100 तक, ठीक है। अब आप देखें ये एक ऐसा सेट है कि मैं इसको इसके इक्वेलेंट जो है वो ले सकता हूँ, ये दोनों इक्वेलेंट सेट हैं, ठीक है। कैसे, हम इनके एलिमेंट्स में 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, 1 1 2 2 3 3, और सबसे इम्पोर्टेंटली यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जो कि एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो लिहाजा ये सेट जो है वो फाइनाइट है, और अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ना हो यानी कि ऐसा हो, ठीक है, तो फिर ये एलिमेंट जो है, फिर ये सेट जो है वो फाइनाइट नहीं होगा बल्कि इनफाइनाइट होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन बुक की इस डेफिनेशन के साथ थोड़ा सा मुझे जो है वो मसला है, मैं समझता हूँ कि ये डेफिनेशन जो है वो इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, ये मेरी अपनी राय है, ठीक है। बेटा उसकी वजह ये है, देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है जी कि n जो है वो कोई नेचुरल नंबर होगा तो वो जो है वो फाइनाइट सेट होगा, जबकि मैं एक सेट आपको इधर लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है, अप टू सो ऑन, फर्ज कर लें 1/100 है। अब देखें ये भी एक फाइनाइट सेट है, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि ये n जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। मेरे ख्याल से इधर नेचुरल नंबर का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए था, रियल नंबर का वर्ड यूज़ कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल आप इस कॉन्सेप्ट को समझें जो कि मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स हो यानी काउंटेबल हो, यानी आप उनको गिन सकते हो, तो वो फाइनाइट सेट होगा, और अगर आप उस सेट के एलिमेंट्स को ना गिन सकें तो वो इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सब सेट की, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी अगर सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी के अंदर भी मौजूद हो तो हम उसको क्या कहते हैं कि सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ए के अंदर 1 है वो इसमें भी मौजूद है, बी के ए के अंदर 2 है वो इसमें भी मौजूद है, तो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के अंदर मौजूद हैं, तो लिहाजा आप कहेंगे ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। और
एक ये इसकी नोटेशन होती है सबसेट की, ठीक है। हम इस तरह से ये सिंबल लगा के और इसके नीचे जो है वो एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को हम यूं भी लिख सकते हैं, बी ये सिंबल लगा के, ठीक है। अब इन दैट सिनेरियो आप क्या कहेंगे, बी जो है वो सुपर सेट है आपके पास, B इज अ सुपर सेट ऑफ A, ठीक है। अगर A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद होंगे तो हम कहेंगे कि B जो है वो सुपर सेट है अपना A का, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो सब सेट की आ जाती हैं आगे दो केसेस, ठीक है। एक है प्रॉपर सबसेट और एक है जी इम्प्रॉपर सबसेट। देखते हैं कि ये क्या होती है, ठीक है। अब अगर जो है A इज अ सबसेट ऑफ B, अगर A जो है वो B का सबसेट हो, यानी कि A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, और एक और कंडीशन है यहाँ पर, एंड B कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A, देन A इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। यानी एक जो है वो B का सबसेट हो, यानी A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हों, और B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो एक्स्ट्रा हो, यानी जो A का ना हो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो वो ये कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में होने चाहिए और बी के कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा होने चाहिए, यानी कि वो ए में नहीं होने चाहिए, उसके अलावा कुछ इजाफी एलिमेंट्स होने चाहिए। तो तब हम कहेंगे ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, और हम इसके लिए ये नोटेशन यूज़ करते हैं, ये सिंबल यूज़ करते हैं, ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। इसके नीचे आप लाइन नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ये होता है जी प्रॉपर सबसेट। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट की। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अगर ए जो है वो इस तरह से हो कि ए जो है वो सबसेट हो बी का, ठीक है। ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी में मौजूद हों, ए सबसेट हो बी का, एंड आल्सो ए जो है वो बी के इक्वल भी हो, यानी कि इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स सेम हों, ठीक है। वन इधर भी है, इधर भी है, टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, थ्री इधर भी है, इधर भी है। अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक हो गया। तो ये था जी आपके पास प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ओके जी, तो अब हम बात करेंगे एक थ्योरम की जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो इसको हम एक सिंपल सी लॉजिक है, बस उसी की बेस पे हम कहेंगे जी ये एम्प्टी सेट जो है ना वो हर सेट का सबसेट है, ठीक है। कैसे, लेकिन सबसेट की हमने डेफिनेशन क्या की थी, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको ज़रा रिकॉल करा देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि ए जो है वो आपके पास है 1 और 2 और बी के एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। हमने कहा था जी अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों तो ए जो है वो सबसेट होता है बी का, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम एक और सिनेरियो में देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ए का कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो बी में मौजूद ना हो तो ए जो है वो सबसेट होता है बी का, ठीक है। लेकिन अब ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में नहीं है, क्योंकि ए का 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, ठीक है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है ए का जो बी के अंदर नहीं है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं ए जो है वो सबसेट है बी, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं एम्प्टी सेट को, और दूसरा मैं सेट ले लेता हूँ ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या एम्प्टी सेट ये वाला जो सेट है, क्या इसका कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो यकीनन आप कहेंगे कि सर इसका तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए के अंदर नहीं है, तो लिहाजा बी जो है वो आपके पास सबसेट है ए का, यानी एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट है आपके पास ए का। तो बस यही लॉजिक है जी कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो उस दूसरे सेट के अंदर मौजूद ना हो, लिहाजा फाई जो है वो हर सेट का सबसेट है, ठीक है जी। ओके, अब हम बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट जो है
वो आपके पास क्या होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो डेफिनेशन जो है वो क्या होती है पावर सेट की। पावर सेट आपके पास एक ऐसा सेट होता है, पावर सेट, a set consisting of all possible subsets, all possible subsets of any set। ठीक है, एक ऐसा सेट जो कि किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स पर मौजूद हो, मुश्तमिल हो, हम उसको क्या कहते हैं पावर सेट। ठीक है, देखें अब इसकी मिसाल आपकी बुक में दी गई है एक स्कूल की तरह। ठीक है, अब फर्ज करें एक स्कूल है, उसके अंदर जो है वो कितनी क्लासेस हैं। एक स्कूल में क्लास 1 है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है। ठीक है, ये आपका है जी स्कूल का सेट। अब अगर आप इस सेट के अंदर एलिमेंट्स को देखेंगे तो ये खुद भी एक सेट है, क्योंकि क्लास 1 खुद एक सेट है, उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। क्लास 2 भी एक सेट है, उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अगर ऐसा हो कि एक सेट हो और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो खुद भी सेट हों, तो हम उस सेट को फिर क्या कहते हैं पावर सेट। ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। ठीक है, अब देखें जैसे फर्ज कर लें आपके पास ए जो है वो एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इसके तमाम के तमाम सबसेट्स। ठीक है, तो इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे। देखिए सबसे पहले तो होगा एम्प्टी सेट, क्योंकि अभी मैंने थ्योरम प्रूव किया है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, तो एक तो इसका सबसेट हो गया 5। दूसरा इसका सबसेट कौन सा हो सकता है 1, क्योंकि ये सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद है, लिहाजा ये इसका सबसेट है। अच्छा, और इसका सबसेट क्या हो सकता है 2, क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद है, लिहाजा ये इसका सबसेट है। और एक और भी इसका सबसेट हो सकता है, दैट इज 1 2। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबल इसके सबसेट्स हैं। अब अगर मैं इनको मिलाकर एक मजीद सेट बना दूं और इसकी ब्रैकेट्स भी लगा दूं, तो ये जो है बेटा याद रखिएगा ये इस ए का क्या कहलाएगा पावर सेट। ठीक है, अगर कोई सेट ए हो तो उसका पावर सेट पी ऑफ ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक सेट होता है, ये एक सेट होता है इसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स। ठीक है, तो ये थी जी पावर सेट की डेफिनेशन। उसके बाद जो आपके पास डेफिनेशन है, अच्छा पावर सेट का एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। अगर फ़र्ज़ कर लें ए कोई सेट है और उसके अंदर जो है वो आपके पास फ़र्ज़ कर लें 3 एलिमेंट्स हैं, तो जो पावर सेट होगा ए का, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो याद रखिएगा उसका फार्मूला होता है, जनरली मैं लिख देता हूँ। अगर फ़र्ज़ कर लें एक सेट ए है, उसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट जो होगा उसका फार्मूला होता है 2 की पावर m। ठीक है, अब जैसे पीछे मैंने एग्जांपल ली थी 1 और 2 की। ठीक है, तो अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे 2, तो 2 की पावर 2 दैट इज़ 4। तो हमने देखा था कि वहाँ पर जो है वो 4 उसके सबसेट्स आए थे। ठीक है, तो पावर सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे, तो ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं जी यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट को सबसे पहले तो हम ये इस तरह से कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते होते हैं, और ये जो आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है ये आपके पास जो है ना सबसे बिगेस्ट सेट होता है। ठीक है, सबसे बिगेस्ट सेट होता है। ठीक है, यानी आप एक क्वेश्चन में या एक किसी प्रॉब्लम में जिन भी सेट्स को डील कर रहे हो, तो उनमें से जो सबसे बड़ा सेट होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आपके पास जो दो सेट्स हैं 1 2 3 4 है, एक ये वाला सेट है और दूसरा सेट जो है वो आपके पास है 2 4 5 और 6। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स में से लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो नेचुरल नंबर होगा वो एक यूनिवर्सल सेट होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ज़रूरी तो नहीं है कि ये नेचुरल नंबर हो, क्योंकि ये तो होल नंबर्स भी हैं, तो ये तो आपके पास जो है वो इंटीजर्स में से भी हम कह सकते हैं कि वहाँ से लिए गए हैं। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस सिनेरियो में अगर हम इन सेट्स को देखें तो यहाँ पर नेचुरल नंबर भी यूनिवर्सल सेट है, होल नंबर्स भी यूनिवर्सल सेट है, इंटीजर्स भी यूनिवर्सल सेट है। इनफैक्ट हर वो सेट
जो इनसे बड़ा होगा यानी कि वो इनका यूनिवर्सल सेट ही कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं ये भी लिख दूँ ना, जो कि हम मोस्टली अपनी प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। अब ये एलिमेंट्स में ये इस सेट के अंदर से ही लेकर फिर एक सेट बनाया गया है, तो ये जो सेट है ये भी इनके लिए यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है ना बेटा, वो आपके पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो इसी के अंदर से ही लिए जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये था जी आपके पास यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट। और इसी के साथ ही हाँ, यूनिवर्सल सेट को हम यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं या फिर यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है, इसके दो नाम हैं। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का थ्योरेटिकल पोर्शन, जो एक्सरसाइज 2.1 से को करने से पहले हमारे लिए समझना ज़रूरी था। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आज इसमें कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, और लास्ट में बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सलामत रखे और दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।